नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं सूचक आरेख। इस वीडियो में आप देखेंगे दाब आयतन सूचक आरेख। इसके साथ में हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में दूसरा जो सूचक आरेख है दाब ताप सूचक आरेख। देखिए, सूचक आरेख का मतलब क्या है कि जब किसी पदार्थ की जो उष्मागतिक चर है उनमें परिवर्तन करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी अवस्था में किस तरीके से परिवर्तन आता है, उसके बारे में जानकारी देने वाले ग्राफ सूचक आरेख कहलाते हैं। सूचक आरेख दो होंगे। दाब और आयतन के मध्य हम ग्राफ खींचेंगे और उस ग्राफ से हमें जो भी जानकारी मिलती है उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। इसके साथ में हम दाब ताप सूचक आरेख भी इस वीडियो में देखने वाले हैं और किस तरीके से मैटर एक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है जब हम उष्मागतिक चरों के मान बदलते हैं, उष्मागतिक चरों के मान परिवर्तित करते हैं। अर्थात जब दाब ताप आयतन में बदलाव आता है तब जो पदार्थ है उसकी अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। काफी कुछ चीजें यहां पर क्लियर होने वाली है। सबसे पहले हम लेते हैं दाब आयतन सूचक आरेख। दाब आयतन सूचक आरेख अर्थात दाब और आयतन के मध्य यदि ग्राफ खींचें तो किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, यहां पर हम लेकर चलते हैं दाब आयतन सूचक आरेख। मैं एक ग्राफ यहां पर निर्मित कर रहा हूं और उस ग्राफ के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। एक तरफ हम ले रहे हैं दाब और दूसरी तरफ ले रहे हैं आयतन। और यदि हम दाब और आयतन के मध्य वक्र खींचें तो किस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है वो यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए, इस वक्र को एंड्रयू नामक वैज्ञानिक ने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए खींचा और उन्होंने अलग अलग तापों पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दाब आयतन के मध्य वक्र खींचे। तो देखिए, उन वक्रों को एंड्रयू वक्र भी कहा जाता है। एंड्रयू वक्र, ये जो आरेख है इसका दूसरा नाम ही है, एंड्रयू नामक वैज्ञानिक ने खींचा था इसलिए इसको एंड्रयू वक्र भी कहते हैं, एंड्रयू वक्र भी कहा जाता है। देखिए, इन्होंने गैस के ताप को नियत रखा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, CO2 गैस ली और ताप उन्होंने नियत रखा। हम भी जो ग्राफ यहां पर खींचने वाले हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए ही खींचेंगे, बताएंगे, उसी से ही हम समझने वाले हैं। देखिए किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। जो ग्राफ है उसके लिए मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं यहां पर। हालांकि जिस तरीके से मैंने ये डॉटेड लाइन खींची है ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है। ये ग्राफ देखिए अब मैं यहां पर खींच रहा हूं कि जैसे हमारे पास में ये कोई गैस है CO2 और उसका तापमान हमने लिया है। प्रारंभ में जो एंड्रयू है इन्होंने जो तापमान है गैस का वो लिया था 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और ग्राफ है वो इस टाइप का प्राप्त हुआ, इस टाइप का ग्राफ प्राप्त हुआ। एक बार इस ग्राफ को देख लेंगे। ये इन्होंने ली CO2 गैस, तो ग्राफ देखिए KL M N की भांति प्राप्त हुआ और ये जो ग्राफ है वो 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड के नियत ताप पर प्राप्त हुआ। तो देखिए इस ग्राफ से क्या क्या बातें निकल रही है वो देख लीजिए कि जब प्रेशर बहुत कम था, जब दाब बहुत कम है तब आयतन अत्यधिक था, आयतन ज्यादा था। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया तो आयतन में कमी होती चली गई। देखिए यहां से प्रेशर, यहां था प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो आयतन में क्या हुई, कमी हुई। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो आयतन में कमी हुई। फिर देखिए एक ऐसी स्थिति आती है कि उसमें जो प्रेशर है वो नियत दाब पर आयतन में तेजी से कमी आती है।
जो आयतन वाली अक्ष है उसके समांतर रेखा प्राप्त होती है। नियत दाब पर जो मैटर है उसके आयतन में तेजी से कमी आती है। ये जो क्षैतिज रेखा आप देख रहे हैं इस वक्र में, ये द्रव गैस की साम्य अवस्था को रिप्रेजेंट करती है। इस रेखा पर जो एल एम रेखा है, इस स्थिति में जो गैस थी वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट होती है। गैस है वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट होती है। ये द्रव गैस क्षेत्र कहलाता है। ये यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र है वो द्रव गैस क्षेत्र कहलाता है। अब यहां से यहां पर द्रव और गैस साम्य में होती है। बिंदु एम पर पहुंचते ही जो गैस है वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके पश्चात भी यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो आयतन में इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तब जाकर आयतन में थोड़ी कमी आएगी। इस वक्र को एक बार अच्छे से समझ लेंगे। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि हमने यहां पर CO2 गैस ली है, तापमान हमने फिक्स ले लिया है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो आयतन में कमी आती है। एंड्रयू ने ये वक्र खींचा था। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उस स्थिति में नियत दाब पर आयतन में तेजी से कमी आती है। ये जो तेजी से कमी आने वाला भाग है उसको हमने एल एम से दिखाया है। इसको द्रव गैस क्षेत्र कहते हैं। द्रव गैस साम्य को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर जो मैटर है वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भी यदि उसके प्रेशर में बढ़ोतरी करें तो आयतन में कमी आती है। इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखिए ये तो था नियत ताप पर। नियत ताप पर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने तापमान ले लिया। अब हम यहां से इसका जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा। यहां से ये है के डेस एल डेस, ये जो वक्र है वो इस टाइप का प्राप्त होगा। के डेस एल डेस एम डेस और एन डेस, इस टाइप का वक्र प्राप्त होता है। देखिए ये जो वक्र है वो इसके लगभग समांतर दिखाई पड़ता है, लेकिन इनमें कुछ बदलाव आ गया है। देखिए क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि प्रारंभ में जो प्रेशर है वो यदि आपने बढ़ा दिया है तो इस स्थिति से जो गैस है वो फिर जब आप प्रेशर और बढ़ाएंगे तो उसके आयतन में कमी आएगी। फिर यहां से यहां तक एल डेस एम डेस तक गैस है वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पर जो मैटर है वो है गैस अवस्था में, और यहां पर पहुंचते ये हो गई है द्रव अवस्था में कन्वर्ट। और फिर यदि आप जो एल डेस एम डेस है यहां तक गैस और द्रव साम्य में रहता है। एम डेस के पश्चात जो गैस है वो एन डेस तक यदि आपने उसका प्रेशर बढ़ाया तो आयतन में कमी आती है। तो उसी टाइप का ही ग्राफ आता है, बट यहां से कुछ नतीजे भी निकलते हैं, कुछ निष्कर्ष भी निकलते हैं। क्या निष्कर्ष निकला देखिए कि जब आप तापमान 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, ये जो तापमान हमने किया है वो CO2 गैस के लिए किया है, तो आप देखिए कि जो द्रव गैस साम्य अवस्था थी उसका प्रेशर बढ़ गया है। पहले यहां पर इतने प्रेशर के ऊपर द्रव गैस साम्य था, और अब आपने इतने प्रेशर के ऊपर द्रव गैस साम्य अवस्था प्राप्त होगी। इसका मतलब हुआ है कि जब जैसे ही तापमान बढ़ेगा जो गैस है उसके द्रव में कन्वर्ट होने का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ा दिया तो आपको गैस को द्रव में कन्वर्ट करने के लिए अधिक प्रेशर की आवश्यकता होगी। एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए कि हमने तापमान 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, अर्थात तापमान बढ़ाया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एल एम रेखा है वो अब एल डेस एम डेस के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसका प्रेशर अधिक है। इसका प्रेशर तो इतना ही था, इसका प्रेशर इतना है, तो प्रेशर है वो यहां से यहां तक बढ़ गया। अर्थात जो द्रव और गैस के साम्य की जो स्थिति थी वो एक तो बढ़ गई है, एक इस क्षेत्र का मान घट गया है। देखो एल से एम ये रेखा की लंबाई ज्यादा और एल डेस एम डेस है इस रेखा की लंबाई कम, तो द्रव गैस जो क्षेत्र है वो भी कम हो जाता है, हालांकि अधिक प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो ग्राफ है जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ प्राप्त
होगा। यदि आप और तापमान इससे बढ़ा देते हैं तो इस टाइप के वक्र प्राप्त होंगे। ये जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया है, इस टाइप का वक्र प्राप्त होगा। जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। गैस द्रव जो साम्य क्षेत्र है, गैस द्रव साम्य, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से आप लोगों को दिखाया है, ये गैस द्रव साम्य को बताता है, गैस द्रव साम्य की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने वक्र की एक ऐसी स्थिति बता रहा हूं कि जो ग्राफ है उसमें हमने तापमान अब की बार ले लिया है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो वक्र हम खींच रहे हैं इसमें ये केस के डबल डेज से लेकर मैं इसको एन डबल डेज तक पुट कर देता हूं। इसमें एक बिंदु ही प्राप्त होता है जो कि द्रव गैस साम्य पर अक्ष के रूप में हमने यहां पर दिखाया है। इसको आप समझें। हमने क्या किया है, तापमान बढ़ा दिया है और तापमान बढ़ाते बढ़ाते 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है। ये CO2 गैस के लिए है। जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आयतन में कमी आती है और एक जो द्रव और गैस की जो साम्य की स्थिति थी उस क्षेत्र में सिर्फ एक बिंदु प्राप्त होता है, अक्ष। फिर आप इधर इस एन डबल डेज की ओर ग्राफ चला जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो अक्ष है वो केवल एक बिंदु के रूप में है। यदि इस अक्ष का जो तापमान है वो है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे अधिक तापमान यदि आप रख देंगे तो यह गैस द्रव साम्य की स्थिति ही प्राप्त नहीं होगी। यदि यहां पर हमने तापमान बढ़ा दिया और तापमान बढ़ाकर जैसे मान लीजिए 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से चाहे कितना भी तापमान बढ़ा दीजिए, और जैसे मैं यहां पर इसको पुट कर देता हूं कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यदि CO2 गैस का कर देते हैं तो वो कभी भी द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि उसमें गैस द्रव साम्य अवस्था ही प्राप्त नहीं होती। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि तापमान कम है तो ही गैस द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगी, गैस द्रव साम्य की स्थिति प्राप्त होगी। तो ये जो बिंदु अक्ष है जिस ताप पर प्राप्त होता है उस ताप को हम कहते हैं क्रांतिक ताप। उस ताप को कहा जाता है क्रांतिक ताप कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस है उसके लिए क्रांतिक ताप होता है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि हम बात करें जलवाष्प की तो जलवाष्प के लिए यह होता है 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड। 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो अलग अलग जो ताप है उसके ऊपर क्रांतिक ताप हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इन चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस ग्राफ से जो निष्कर्ष निकल रहे हैं वो एक बार समझ लीजिए कि क्रांतिक ताप का मतलब क्या है। क्रांतिक ताप, इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो किसी गैस के लिए वह ताप जिससे अधिक ताप पर उसका दाब बढ़ाकर द्रव में रूपांतरित नहीं कर सकते, क्रांतिक ताप कहलाता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा ताप होता है, उससे कम ताप पर तो गैस का दाब बढ़ाकर द्रव में रूपांतरित कर सकते हैं, बदला जा सकता है। और इससे अधिक ताप पर गैस का चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा दें उसे द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं। CO2 गैस के लिए क्रांतिक ताप कितना होता है? 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो H2O है इसके लिए होता है 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड। 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्रांतिक ताप है। क्रांतिक ताप अक्ष के संगत, जो अक्ष बिंदु है तो अक्ष बिंदु के संगत जो ताप होता है उसको तो क्रांतिक ताप कहा जाता है। और जो दाब होता है उसे हम क्रांतिक दाब कहते हैं। अक्ष बिंदु के संगत जो दाब होता है उसको हम क्रांतिक दाब, और उस बिंदु के संगत जो आयतन होता है, आयतन होता है उसको हम क्रांतिक आयतन कहते हैं। क्रांतिक
आयतन कहा जाता है, क्रांतिक आयतन उसे कहते हैं। तो ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि अक्ष बिंदु पर जो ताप होता है, क्रांतिक ताप, दाब को क्रांतिक दाब और आयतन को क्रांतिक आयतन कहते हैं। एक यहां पर देख लीजिए कि जो रेखा है एल एम के रूप में हमने दिखाया है, इसे हम गैस द्रव साम्य रेखा कहते हैं। गैस द्रव साम्य, गैस द्रव साम्य की स्थिति को यह रिप्रेजेंट करती है। तो ये एंड्रयू ने सर्वप्रथम प्राप्त किया था और इन वक्रों को एंड्रयू वक्र भी कहते हैं और इन्हें हम समतापी वक्र, जो के एल एम एन है, ये एक समान ताप पर है, इसलिए इन वक्रों को हम समतापी वक्र कहते हैं, समतापी वक्र कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि गैस से जब द्रव में कोई पदार्थ रूपांतरित होता है तो इस टाइप के वक्र प्राप्त होते, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है और उसका यदि प्रेशर बढ़ाया जाए तो किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है, दाब आयतन के मध्य किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है, मैं यहां पर ही बता देता हूं। देखिए दोस्तों, यदि यहां पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था में यदि हम ले रहे हैं और जब उनका प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, वो ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तापमान अब की बार, ये तो हमने जो तापमान लिखे हैं वो किसी CO2 गैस के लिए लिखे थे। अब जो साम्य की स्थिति है वो है द्रव ठोस साम्य, द्रव ठोस साम्य की स्थिति होगी। तो जैसे जैसे आप किसी द्रव का प्रेशर बढ़ाएंगे, आयतन में कमी आएगी और एक निश्चित प्रेशर के ऊपर जो मैटर है वो द्रव से ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर टाइप का वक्र प्राप्त होता है, सेम टाइप का वक्र प्राप्त होता है। तो ये जो वक्र है वो किसी पदार्थ के गैस से द्रव अवस्था में रूपांतरित हो तब बताए जा सकते हैं, और द्रव से जब मैटर ठोस में कन्वर्ट होता है तब भी इसको समझाया जा सकता है। एंड्रयू ने CO2 गैस को संपीड़ित करके ऐसे वक्र प्राप्त किए थे, अलग अलग तापों पर प्राप्त किए थे, इसलिए इन्हें एंड्रयू वक्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था प्रथम सूचक आरेख जो दाब और आयतन के मध्य खींचा गया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वक्र है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैं यहां पर पुट कर देता हूं, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, और केवल व्हाट्सएप करें, कॉल बिल्कुल ना करें, व्हाट्सएप कर दीजिए। आप कोई से टॉपिक से संबंधित जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अब हम इसका जो सेकंड सूचक आरेख है वो यहां पर देख लेते हैं। दूसरा जो सूचक आरेख है वो क्या है दोस्तों, अब यहां पर हम दूसरा जो सूचक आरेख है, दाब ताप सूचक आरेख, उसका अध्ययन करते हैं। दाब और ताप के मध्य हम ग्राफ खींचेंगे तो किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। मैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए दाब ताप सूचक आरेख का निर्माण कर रहा हूं। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 के लिए किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। एक तरफ हम ले रहे हैं दाब, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं अब ताप। इससे पहले जो हमने वक्र खींचा उसमें दाब और आयतन था, इसमें दाब और ताप है। जब हम ताप में परिवर्तन करते हैं, दाब में परिवर्तन करते हैं, तो जो पदार्थ है उसकी अवस्था में किस तरीके से बदलाव आता है। यदि हम CO2 ले रहे हैं और CO2 यहां पर है गैस अवस्था में, ये जो हमने क्षेत्र दिखाया है इसमें गैस अवस्था में है, ये है द्रव अवस्था में, और यहां पर है ये ठोस अवस्था में। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, समझेंगे कि ये जो रेखा है
वो द्रव और गैस की साम्य अवस्था को रिप्रेजेंट कर रही है। इस रेखा को हम द्रवीकरण रेखा कहते हैं। इस रेखा को द्रवीकरण रेखा कहा जाता है। द्रवीकरण रेखा, इसको वाष्पन रेखा भी कह सकते हैं। वाष्पन रेखा, इसके ग्राफ में प्रत्येक बिंदुओं को अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है कि जो मैटर है उसकी तीनों अवस्थाओं को एक साथ यहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं। कि हमने लिया है, जैसे हम कोई ठोस लेते हैं तो ठोस अवस्था में है, जब उसका तापमान बढ़ाया जाता है, दाब हमने नियत रखा, तापमान बढ़ाया जाता है, तो वो जो ठोस है वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें जानते हैं कि ताप बढ़ाते हैं तो जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था से धीरे धीरे द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। जैसे आप बर्फ ही ले लीजिए, बर्फ को जब आप गर्म करेंगे तो वो जल में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यदि उसका तापमान और बढ़ाते हैं तो वो द्रव से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं अभी आपको जल के लिए H2O के लिए अलग आप लोगों के सामने रखूंगा। ये CO2 या अन्य पदार्थों के लिए है, जल का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, इस ग्राफ को आप लोग समझ लेंगे कि एक हमने यहां पर रेखा खींची है जिसमें ठोस और द्रव को वो अलग करती है। इस रेखा को हम गलन रेखा कहते हैं। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? गलन रेखा। इस रेखा को गलन रेखा कहा जाता है। गलन रेखा पर देखो, जो गलन रेखा हमने दिखाई है, इस गलन रेखा पर जो पदार्थ है उसकी ठोस और द्रव साम्य में होते हैं। ठोस द्रव साम्य को बताती है। और जो वाष्पन रेखा है, वाष्पन रेखा हमने यहां पर दिखाई है, ये पदार्थ के द्रव और गैस की साम्य की स्थिति को बताती है। और एक जो रेखा है वो ठोस और गैस को अलग करती है। इस रेखा को हम ऊर्ध्वपातन रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वपातन रेखा, इस पे ठोस और गैस साम्य में होते हैं। ऊर्ध्वपातन रेखा, ऊर्ध्वपातन रेखा पर देख लीजिए कि जो ठोस है, ठोस और जो गैस है वो दोनों साम्य में होंगे। ठोस गैस साम्य को बताएंगे। यहां पर देख लीजिए कि ये जो मैटर है वो यहां पर है ठोस अवस्था में, इधर ठोस अवस्था में है। और जब इसका तापमान बढ़ाते हैं तो ये द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हम इस द्रव अवस्था को दिखा रहे हैं। और ये हमारे पास में है गैस अवस्था। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो काफी नजदीक होते हैं, और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर हो जाते हैं, इसमें और भी दूर हो जाते हैं। तो वक्र है वो इस टाइप का प्राप्त होता है। अब इस वक्र के बारे में हम एक एक बिंदु को क्लियर कर लेते हैं। जो पदार्थ है वो तीन अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। हम ये जानते हैं कि जो पदार्थ है वो तीन अवस्थाओं में होता है। और जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वो द्रव में, और द्रव को गर्म किया जाता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठोस से द्रव में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं गलन, उसे कहा जाता है गलन। और द्रव से गैस में जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं वाष्पन। और देखिए, जब कोई गैस द्रव में कन्वर्ट होती है तो उसको हम कहते हैं संघनन। और द्रव जब ठोस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं हिमन। तो ये इधर से इधर के लिए हमने इस तरीके से दिखाया। और कोई ठोस है वो सीधा गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठोस है वो सीधा गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन उसे कहा जाता है। और यदि गैस ठोस में कन्वर्ट होती है तो उसको हम कहते हैं सफेद पाला जमना, पाला पड़ना कहा जाता है। तो ये मैटर जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होता है तो उन प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं वो मैंने बताया आपको। इसके साथ में अब देख लीजिए
कि ठोस द्रव की जो साम्य की स्थिति है वो गलन रेखा द्वारा, द्रव गैस के साम्य की स्थिति को वाष्पन रेखा द्वारा और ठोस गैस की साम्य स्थिति को ऊर्ध्वपातन रेखा द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर तीनों जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर आकर मिलती है और उस बिंदु को हम कहते हैं त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु कहा जाता है। इसमें पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं साम्य में होती है। तीनों ही अवस्थाएं साम्य में होती है। इस बिंदु को हम त्रिक बिंदु कहते हैं और अलग अलग पदार्थ के लिए ये जो त्रिक बिंदु है वो निश्चित होता है। इनके संगत जो ताप होता है उसको हम त्रिक बिंदु ताप, उनके संगत दाब को त्रिक बिंदु दाब कहा जाता है। जैसे मैं जल की बात करूं, H2O की बात करें तो H2O के लिए त्रिक बिंदु ताप, त्रिक बिंदु ताप, त्रिक बिंदु ताप का मान होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273.16 केल्विन होता है। तो 0.01 केल्विन 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जल का त्रिक बिंदु ताप होता है। और त्रिक बिंदु दाब, जल के लिए त्रिक बिंदु दाब कितना होता है वो भी देख लीजिए। त्रिक बिंदु दाब, और जल के लिए त्रिक बिंदु जो दाब होता है उसको PTR से पुट कर रहे हैं 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल ये होता है। तो ये है जल के लिए त्रिक बिंदु ताप और त्रिक बिंदु दाब, ये निश्चित है। अब देखो इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या है कि यदि तापमान इतना रहता है, दाब इतना रहता है और आयतन भी होता है इनका, त्रिक बिंदु आयतन, तो उसके संगत यदि आप इन त्रिक बिंदु की स्थिति में जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसकी तीनों अवस्थाएं साम्य में होती है, उस स्थिति में ठोस, द्रव और गैस तीनों साम्य की स्थिति में होते हैं। जबकि इन रेखाओं के ऊपर दो अवस्थाएं ठोस द्रव, इन दोनों पर द्रव गैस और इन पर ठोस और गैस साम्य की स्थिति में होते हैं। त्रिक बिंदु पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं साम्य की स्थिति में होती है। सभी पदार्थों के लिए त्रिक बिंदु होता है केवल हीलियम को छोड़कर। हीलियम है उसके लिए कोई त्रिक बिंदु नहीं होता, अर्थात उसको हम ठोस अवस्था में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता कि यदि ये रेखा भी होती, ये रेखा भी होती और यदि तीनों रेखाएं होती तो हम हीलियम का भी त्रिक बिंदु ढूंढ लेते, बट ऐसा नहीं है। त्रिक बिंदु उन्हीं पदार्थों का होगा जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता। तो हीलियम को छोड़कर सभी पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, तीनों अवस्थाओं में प्राप्त किए जा सकते हैं, उनके लिए त्रिक बिंदु होता है। जल के लिए मैंने त्रिक बिंदुओं के बारे में पुट भी कर दिया है। तो दोस्तों ये जो वक्र है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वक्र से हम कुछ बातें देखेंगे कि देखिए ये जो रेखा है ये गलनांक को बता रही है और ये जो रेखा है वो क्वथनांक को बता रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे प्रेशर यहां पर इतना है तो जो पदार्थ है उसका गलनांक इतना होता है। जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाकर इतना कर देते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ये जो वक्र है वो जल को छोड़कर सभी पदार्थ के लिए लागू होगा। जल को छोड़कर, जल के लिए मैं और अलग से बता दूंगा, पहले आप जल को छोड़कर अन्य सभी पदार्थों के लिए इसी टाइप का वक्र आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं गलनांक बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है। तो गलनांक पर देखो क्या फर्क पड़ रहा है प्रेशर का। प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो गलनांक भी इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ में प्रेशर को यदि आप इंक्रीज करते हैं तो क्वथनांक भी इंक्रीज हो जाता। आप यहां पर देख लीजिए कि आपके पास में ये क्वथनांक वाली रेखा है, वाष्पन रेखा है, क्वथनांक को बताती है। तो जब प्रेशर इतना होता है तो इसके संगत जो गलनांक है, क्वथनांक है वो इतना।
जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि जल को छोड़कर सभी पदार्थों का यदि प्रेशर बढ़ाते हैं तो गलनांक बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। जल में क्या होता है, जल में भी प्रेशर बढ़ाने पर क्वथनांक तो बढ़ जाता है लेकिन गलनांक घट जाता है। गलनांक घट जाता कैसे? देखिए इसके लिए ये तो जो वक्र है वो सामान्य सभी पदार्थों के लिए होता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं H2O के लिए दाब ताप सूचक आरेख किस टाइप का प्राप्त होता है। तो यहां से मैं इस वक्र में ही आप लोगों को दिखा देता हूं। जल के लिए, ये जल के लिए दाब ताप सूचक आरेख है, ये है इसके लिए गलन रेखा। ये जो मैंने वक्र आप लोगों के सामने रखा है, अब ये जो वक्र है वो जल के लिए है। इतनी देर जो हमने वक्र दिखा रखा था वो सभी मैटर के लिए लागू होता है। तो जल के लिए जो त्रिक बिंदु, ये जो ताप है वो हमने दिखाई दिया, प्रेशर है वो दिखाई दिया, इसके संगत जो ताप है वो है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके संगत जो आयतन जो प्रेशर है वो है हमारे पास में 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो रेखा है वो हमें बता रही है गलनांक को। तो प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो गलनांक देखिए कम होता जाएगा। प्रेशर यहां पर तो इसके संगत जो गलनांक है वो इतना, और जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो गलनांक कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे जल के लिए, तो देखो जल एक तरीके से इसका अपवाद हो गया है, जो गलनांक है वो कम होता चला जाएगा। हालांकि क्वथनांक तो प्रेशर बढ़ने पर बढ़ रहा है, लेकिन गलनांक, जल का गलनांक दाब बढ़ाने पर घट रहा है। इसको दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि दाब, जल का दाब यदि आप बढ़ा दें तो उसका जो गलनांक है वो कम होता जाएगा। अन्य सभी पदार्थों में प्रेशर बढ़ाने पर दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन जल में प्रेशर बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है और जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। एक बार देखो इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें हम, कि जैसे हमने सुना है कि हम ये जानते हैं कि पहाड़ों पर दाल देरी से पकती है। पहाड़ों पर दाल देरी से पकती है, उसके पीछे रीजन क्या है कि पहाड़ों पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे प्रेशर घटता चला जाएगा, प्रेशर घटता चला जाएगा। प्रेशर घट गया है तो वहां पर क्वथनांक है वो भी घट जाएगा। प्रेशर यदि आप घटा देते हैं तो क्वथनांक घट जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में जल है और जल का क्वथनांक हम जानते हैं कि सामान्य ताप पर जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन पहाड़ों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो क्वथनांक भी घट गया है। क्वथनांक घटने के कारण से जो दाल है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो रही थी, अब जैसे मान लीजिए कि उसका क्वथनांक 90 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जो दाल का पानी है वो गर्म हो पाता है, उसको ज्यादा तापमान नहीं मिल पाता, वो 90 डिग्री तक ही जल गर्म हो पाता है, उसके बाद में वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो दाल है वो देरी से पकती है, क्योंकि उसको जो ताप है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं मिल पाता है। क्वथनांक, प्रेशर कम होने के कारण से क्वथनांक घट गया, इसलिए दाल है वो देरी से पकती है। जो दाल का पानी है, जैसे प्रेशर घट गया तो जो दाल का पानी पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो रहा था, पहाड़ों पर वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गर्म हो रहा है। तो दाल है उसको तापमान कम मिल रहा है, इस वजह से दाल देरी से पकती है। और जैसे मान लीजिए हम बात करें प्रेशर कुकर की, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में जैसे ही आप प्रेशर कुकर में दाल को रखेंगे तो वहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ गया तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ गया है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अर्थात अब जो जल है वो जलवाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के ताप पर होता है। हम ये कंसीडर कर लें कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक तापमान होता है तब तक जो जल है वो वाष्प अवस्था में कन्वर्ट नहीं होता।
तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड इस दाल को ताप मिल रहा है। तो पहले की तुलना में जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में 105 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ने की वजह से। इसलिए कुकर में, प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पकती है, जबकि पहाड़ों पर जो दाल है वो देरी से पकती है, क्योंकि प्रेशर से क्वथनांक प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये था दाब ताप सूचक आरेख, और इसको हमने अच्छे से समझाने का इसे प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो दोनों जो सूचक आरेख है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।